छीन के लेंगे आजादी, हाँ। तेरा बाप भी देगा आजादी। जब मिलने लगी तो ऐसे भागे आगे आगे कि 3 दफा तो ठोकर खा के गिरे और बिलाखिर शान साथ छोड़ गया। आपने देखा था ना वो। सही। उसके बाद जनाब अली जैदी साहब, आपने कहा गोलियां यहाँ मारो, गोली मेरे, गोली भी मार दोगे तो नहीं छोड़ूंगा इमरान खान साहब को। वो ये क्या लोग हैं, ये किस क्लास के लोग हैं। फवाद चौधरी साहब, वो जो शी गुजरा थे पीटीआई के, जो फयाज चौहान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बंदा है, अगर आप उनकी पिछली 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस निकाल के देख लें तो मेरा ख्याल है खान साहब को उससे सवाल करना चाहिए कि भाई तेरा मैंने क्या बिगाड़ा था, तू मुझे क्यों छोड़ गया। एनीवे, हाँ। जलील शेखपुरी साहब का तो खैर कोई पेंदा ही नहीं है। अच्छा। वो सुबह कहीं, शाम कहीं, दोपहर को कहीं होते हैं। खुर्रम रोकड़ी एक इम्पॉर्टेंट आदमी थे जो खान साहब के बहुत करीब थे, उनके दोस्तों में शामिल थे, लेकिन उन्होंने इमरान खान को उस वक्त छोड़ा जब उनके पास इक़्तिदार था। एक बात तो ये है कि वो पार्टी जो इमरान खान साहब ने 26 साल की स्ट्रगल और जद्दोजहद के बाद कायम की थी, याद है ना? जी जी बिल्कुल। वो जहांगीर तरीन साहब ने 1 हफ्ते में खड़ी कर दी उतनी पार्टी। अच्छा। पूछो क्यों? इसलिए कि खान साहब के पास जिस रफ्तार से माइग्रेटरी बर्ड्स आए थे दूसरी पार्टियों से, उसी रफ्तार से वो वहां से उड़ान भर के दूसरी जगह आके बैठ गए। एक आखिर जो लोग इमरान खान को छोड़ रहे हैं वो जाएं कहाँ? हाँ, ये एक है बड़ा ना अहम सवाल। ये बड़ा सवाल है। नून लीग ने हाथ खड़े कर दिए उनके, जनाब थैंक यू वेरी मच। हमें तो आप इसलिए नहीं चाहिए कि एक तो हमारे पास गुंजाइश नहीं है, दूसरा हमने आपका एक तजर्बा किया था 20 जुलाई 2022 को, याद है आपको? सही है। तो जितने लोगों को टिकट दिया था वो ऑलमोस्ट सारे हार गए थे, 15 की 15 सीटें। लिहाजा नून लीग तो वो दोबारा तजर्बा करने पर आमादा दिखाई नहीं देती, और उनके लोगों ने कह भी दिया, राना सलामुल्लाह ने भी कहा कि हमारे पास तो गुंजाइश बहुत कम है, अब तो है ही नहीं। ठीक है। तो दूसरा है पीपल्स पार्टी, मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं। सही। उन्होंने इस पर आमादगी तो जाहिर की है कि आप आए, हम आपको लेंगे। सईद गनी ने 2-3 मरतबा ये बात कही, और फिर जरदारी साहब इस लाहौर में आके बैठ गए थे। उनका ख्याल ये था कि एक बड़ी तादाद इनमें से उनकी तरफ भी राग़िब होगी, लेकिन वो हुआ नहीं है। ठीक। लिहाजा जो जहांगीर तरीन साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान, ये 2 नाम ऐसे हैं जो पीटीआई की तश्कील में और 2018 के इलेक्शन में सबसे बड़े स्टॉलवर्ट्स थे पार्टी के, खान साहब के बाद। एटीएम मशीन्स कहा जाता था, जहाज एटीएम मशीन्स एक टाइटल था, और दूसरा जहाज भर भर के लाने वाला भी जहांगीर तरीन था, अगर आपको याद हो। चाहे वो जनूबी सूबा के लोग थे जो 20 एकदम इलेक्टेबल जो हैं वो शामिल हुए थे, और अदरवाइज तो ये 2 बड़े स्टॉलवर्ट्स थे जिन्होंने पार्टी की तश्कील में बड़ा मेन रोल अदा किया था। उन्होंने ही अब पार्टी की, उस पार्टी की डिस्ट्रक्शन और नई पार्टी की तश्कील में फिर दोनों ने हाथ से हाथ मिला लिया है। और वो आज आपने अलीम खान साहब की भी तकरीर सुनी है और जहांगीर तरीन साहब की भी सुनी है। उन्होंने आप ये कह रहे हैं कि एक खला जो पैदा हो गया था उसकी वजह से ये पार्टी वक्त की जरूरत भी थी। मैं अर्ज करूं ना आपसे कि 2 चीजें होती हैं। एक, जिन लोगों को किंग्स पार्टी कहा जाता है, जिस तरह पीटीआई को कहा जाता है, पीटीआई को भी कहा जाता था किंग्स पार्टी, उनको जब छोड़ के लोग आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं तो घोंसला चाहिए ना बैठने के लिए। सही है। तो चूंकि मेन स्ट्रीम पार्टियों ने उनको ज्यादा इनकरेज नहीं किया, लिहाजा उनको अपनी पार्टी बनानी पड़ी, और अपनी पार्टी बन गई है। जैसा मैं पहले कह रहा था पहले सेगमेंट में कि नई पार्टी जब तश्कील पाती है तो उसको इलेक्शन में नुमाया रोल अदा करने के लिए फिर थोड़ा वक्त चाहिए होता है। सही। यही वजह है कि हमने देखा कि तारड़ साहब जो है, अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जहांगीर तरीन ग्रुप से हमारी बहुत सारी सीटों पर सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। अच्छा। दिस इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पीपल्स पार्टी स्ट्रांग थी जनूबी पंजाब में, उसके बाद दूसरी सबसे ज्यादा स्ट्रांग पार्टी बनी पीटीआई, और ये वो इलाका है जो जहांगीर तरीन साहब की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी और अपना इलाका है। लिहाजा जनूबी पंजाब में यकीनी तौर पर नून लीग चाहेगी कि जहांगीर तरीन साहब से सीट एडजस्टमेंट हो जाए। ये एक अच्छी बात है ये। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है, क्या इस नई पार्टी के बनने से मसाइल हल हो जाएंगे? क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी इससे? ये जो खला पैदा हुआ है, क्या उसको पूरा करने में सवालिया निशान है। एक तो देखना यह है कि अब खान साहब जो हैं, इन सब लोगों के साथ छोड़ जाने के बाद अपनी पार्टी को कैसे रिवाइव कराते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है खान साहब के लिए, जिसके हवाले से वो पुरज़्म तो हैं। पुरज़्म तो खैर उन्हें होना चाहिए। देखे ना, पुरज़्म वो तब भी थे
जब 2018 से पहले जब उन्होंने 2014 का धरना किया था, वो पुरज़म तब भी थे जब उन्होंने 30 अक्टूबर लाहौर का जलसा किया था। तो पुरज़म होने में तो कोई कबाहत नहीं है, लेकिन देखना यह है कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। सही है। उनकी मेजॉरिटी इफ नॉट 100% then 90% ऑफ इलेक्टेबल्स अब जहांगीर तरीन के झंडे के नीचे हैं। सही। चलिए, अब ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है बुखारी साहब कि वो इलेक्टेबल्स अपना वोट कितना साथ लेके जाने में कामयाब हुए हैं, या लोग अब जो कि शायद इमरान खान या मेरे ख्याल से इसका हम वोट एनालिसिस कर लें तो बेहतर है। मेरे ख्याल से 80% लोग जो इस नई पार्टी में आए हैं वो ऐसे हैं जो हर इलेक्शन के करीब होते ही अपने अपने घोंसले तलाश करते हैं, नए घोंसलों में जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन जीतना होता है। भाई साहब कुछ जो प्रोमिनेंट नाम है ले सकते हैं? मैं नाम लेता हूँ अभी। 20% के करीब लोग ऐसे हैं जो घर से वोट लेके निकलते हैं। मैं नाम ले सकता हूँ उनमें, लंगड़ियाल साहब हैं, उनका हार्ड वर्क है, उनकी उनके मतलब उनके ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, हाँ, उनका होल्ड है वहां पर, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो 20% के करीब लोग हैं। लेकिन अगर वो 20% इधर माइग्रेट कर गए हैं तो खान साहब के पास क्या बचा है? सही है। दैट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखना यह है कि ये जो नई पार्टी बनी है इसको एस्टेब्लिशमेंट से कितनी कुर्बत है। अच्छा, क्योंकि चाहे मौजूदा किंग्स पार्टी हो या साबका किंग्स पार्टी हो, वो किंग्स पार्टी कहलाती ही इसलिए है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब होती है। अच्छा, हमें ये बताया गया है पिछले कई महीनों में कि एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि हम तो भाई न्यूट्रल है। हाँ जी, मैं यही सवाल करने लगी थी कि काफी दिन हो गए इस बारे में बात नहीं हुई। तो हम तो न्यूट्रल हैं। और बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि जो हाफिज साहब हैं वो न्यूट्रल ही रहने पर बज़िद हैं, और ये भी लगता है कि शायद न्यूट्रल ही रहें। तो फिर इस पार्टी का फ्यूचर क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ठीक है। अगर तो पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तगड़े कैंडिडेट खड़े करके अपने अपने सीटें निकाल जाते हैं तो फिर वही रूम बचेगा जो पीटीआई के लिए होना था, जिसका बेनिफिट नई पार्टी को जाएगा। अच्छा। नाम लेने, हमने अभी तक नाम नहीं लिया उसका। हाँ जी, मैं ना कुछ केसेस पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी। हाँ जी, नानी नाम तो मैंने बिल्कुल ले लिया था। मैं ना एक्चुअली जिन जिन नए लोगों ने शमूलियत इख्तियार की है और बड़ी बड़ी जल्दी की है उन्होंने शमूलियत इख्तियार करने में, मैं इंडिविजुअली हर केस के बारे में ना आपसे ज़रा राय लेना चाह रही हूँ। अली जैदी साहब, उनका एक स्टेटमेंट जो है बड़ा इमोशनल स्टेटमेंट था। उन्होंने यहाँ माथे पर इशारा किया था, उन्होंने कहा था कि जो है मुझसे अगर पार्टी छुड़वाई गई चेयरमैन पीटीआई के रहते हुए तो यहाँ पे मुझे गोली मार दें। मतलब इस तरह ये वो लोग थे जिनके हवाले से शायद मेरा ये अंदाज़ा था कि वो थोड़ी देर सियासत से शायद किनारा कशी कर लें, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दुखे हुए हों। लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से उन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की। फिर फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने भी ब्रेक ली थी। आप ना शरारत करने से बाज नहीं आती हैं, आपके बहुत सारे सवाल बहुत शरारती होते हैं। नहीं बुखारी साहब, ये अब आप ये हमारी हैं कि मुझे पहले तो नाम लेने चाहिए उन बड़े बड़े प्रोमिनेंट लोगों के, और साथ साथ उनका एक एक लाइन में ज्योग्राफिया भी बयान कर देना चाहिए। भी मेरे ख्याल में व्यूअर्स इंटरेस्टेड होंगे इस बात में कि आप जरा इसकी लीजिए जनाब। पहले तो हैं इब्राहिम इस्माइल साहब, जिन्होंने खूब गवर्नरी के मजे लिए हैं। बड़ा हलक फाड़ फाड़ के वो इमरान खान साहब से अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए ऐसे ऐसे नारे लगाते थे जिनका शायद उनको खुद भी इम्पैक्ट का और इफेक्ट का पता नहीं था। सही। उसके बाद जनाब अली जैदी साहब, आपने कहा गोलियां यहाँ मारो, गोली मेरे, गोली भी मार दोगे तो नहीं छोड़ूंगा इमरान खान साहब को। वो ये क्या लोग हैं, ये किस क्लास के लोग हैं? फवाद चौधरी साहब, वो जो शी गुजरा थे पीटीआई के, जो छीन के लेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, जब मिलने लगी तो ऐसे भागे आगे आगे कि 3 दफा तो ठोकर खा के गिरे और बिलाखिर सांस साथ छोड़ गया। आप देखा था ना वो। सही है। और फवाद चौधरी साहब मेरे ख्याल में वो भी उन लोगों ने मैंने एक एक का बयान करना है, अब आपको सुननी पड़ेगी। बिल्कुल एक एक का, लेकिन फवाद चौधरी साहब के हवाले से इतनी इंपॉर्टेंट चीज में मिस नहीं कर सकती। अगर हम चौधरी परवेज इलाही साहब के स्टेटमेंट को ज़हन में रखें तो गलत फैसले कराने वालों में भी सर फहरिस्त फवाद चौधरी। बिल्कुल ठीक है। आमिर कियानी साहब, जिसको जिनका खुद इमरान खान साहब ने कहा कि वो नजरियाती कारकुन थे मेरे, और मुझे उनका दुख हुआ जब उनसे पूछा गया कि आपको किसका शौक लगा या दुख हुआ, तो उन्होंने आमिर कियानी का। मौलवी महमूद, जयप्रकाश, मुराद रास, फिरदौस बहुत इमोशनल थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। फिरदौस आशिकवान, फयाज चौहान, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बंदा है। अगर आप उनकी पिछली 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस निकाल के देख लें तो मेरा ख्याल है खान साहब को उससे सवाल करना चाहिए कि भाई तेरा मैंने क्या बिगाड़ा था, तू मुझे क्यों छोड़ गया। एनीवे, उसके बाद जेन्युइन लोग हैं, नमान लंगड़ियाल साहब,
अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। सही। ज़हीरुद्दीन अली ज़ई, जावेद अंसारी, तारिक अब्दुल्ला। हाँ। नोरेश शकूर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमेशा इलेक्शन जीतते हैं, रवायती तौर पे वहाँ से जीतते हैं। रफाकत अली गिलानी, मुमताज़ महरवी, महर इरशाद काठिया, उस्मान अशरफ, जलील शेखपुरी साहब का तो खैर कोई पेंदा ही नहीं है। अच्छा। वो सुबह कहीं, शाम कहीं, दोपहर को कहीं होते हैं। खुर्रम रोकड़ी एक इम्पॉर्टेंट आदमी थे जो खान साहब के बहुत करीब थे, उनके दोस्तों में शामिल थे, लेकिन उन्होंने इमरान खान को उस वक्त छोड़ा जब उनके पास इक़्तिदार था। ठीक है। अच्छा, ये बहुत पहले छोड़ गए थे। दीवान अजमत ये भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी रखते हैं, अपना वोट बैंक इनका अपना है। जी जमाल और अजमल वजीर साहब, अजमल वजीर साहब से हमारी दोस्ती है। वो कभी JUI में होते हैं, कभी PTI में होते हैं। अच्छा। कभी हमने तो सुना था ये कि वो काफ लीग ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो भी इसी पार्टी में आ गए। ठीक है। मुसर्रत चीमा साहिबा का हवाला देना बहुत जरूरी है। हाँ, मुसर्रत वो तो चीमा तरदीद और कर रहे जमशेद चीमा दो अहम लोग हैं। ये भी PTI के खान साहब की ATM मशीन्स थे, कोई दो राय नहीं इसके बारे में। मैसिव इन्वेस्टमेंट उन्होंने खान साहब पर की